अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हैजलर्स फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं और हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेशन 2023 में मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर कोई वाक़या महराज उस पर एक्टिविटी पर कोई रोशनी डालना चाहता है तो वो डाल सकता है, अदरवाइज फिर हम आगे जाते हैं। कोणच ना पिणी मुझे खराब कोणच पिणी अगर कोई वाक़या महराज और स्पेशल एक्टिविटी पे नजर वो दी रोशनी डालना चाहता है तो कहता है कि नहीं, मेरे रियाज से उसको स्पेशल एक्टिविटी वाक़या महराज को एक्सप्लेन करती है तो वो रोशनी डाल सकता है। देखिए, एक इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछा जाता है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं तो मैथ हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये भी रीजन आप उसको दे सकते हैं। The velocity of the particle can be accelerated up to a certain limit, even in cyclotron। जैसे अभी मैंने लास्ट सेक्शन में वो जिक्र किया था कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होती हैं वहां पर आपको टाइम डायलेशन, मैथ वो मैथ डायलेशन, ये चीजें वहां पर आपको काउंटर करनी पड़ती हैं। लेकिन इससे पहले 1970 में एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ये स्पेशल थ्योरी को, रिलेटिविटी के रिजल्ट को। तो वो आप नाम वो गूगल से कर लीजिएगा। अब पूरा जो चैप्टर में पढ़ा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। इनर्शिया इज अ प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टी। जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा। लेकिन इनर्शिया एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जो मास है वो लिंक्ड होती है, लेकिन ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। इनर्शिया को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फार्मूलाज फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं, प्रॉपर्टीज के फार्मूलाज नहीं होते। आप नहीं बता सकते कि आप कितने खूबसूरत हैं। कोई आप ये नहीं बता सकते कि कोई कितना गुरूर करता है, कोई कितना जेलस है, कोई कितना नफरत करता है, कोई कितना प्यार करता है, क्योंकि ये सारी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आप इनको मेजर नहीं कर सकते। इनर्शिया भी जस्ट अ प्रॉपर्टी जो मैथ से लिंक्ड होती है। जिस तरह प्यार एक प्रॉपर्टी है, वो किससे लिंक्ड होता है? अच्छे अखलाक से। अगर आप अच्छे अखलाक है तो आपको वो प्यार वाली जो फीलिंग है, प्यार वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी होगी। तो इसी तरह जो इनर्शिया वो भी क्या होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैथ से लिंक्ड होती है। तो ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि इनर्शिया को फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, इनर्शिया का यूनिट क्या होता है। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये पूछती है कि इनर्शिया का क्या यूनिट है, क्योंकि आपने वो पढ़ा होता है कि इनर्शिया मैथ से लिंक्ड होता है। तो आप बोल देते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि इनर्शिया का यूनिट किलोग्राम होता है, तो इसको आपने ठीक रखना है। फिर दूसरा है कि फोर्स कॉज एक्सेलरेशन। जब भी आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है आपको हमेशा फोर्स की जरूरत होगी। अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या आप रेस्ट पर मौजूद हैं, दोनों केसेस में विदाउट अप्लाइंग फोर्स आप अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी की स्टेट में चले जाती हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से अपनी स्पीड को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपको स्पेस में फेंक दिया गया है और आपने वहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर लिया है, तो स्पेस में आप ये चाह कर भी अगर आप ये ख्वाहिश हो कि मैं अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करूं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस में आपको वो फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं है। वो मतलब फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगी नहीं, इसलिए फिर वहां पर आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। इसी को आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि जब भी आपने स्टेट को चेंज करना है तो आपको फोर्स की जरूरत होगी, और जब भी स्टेट चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। पॉइंट नंबर 3 है इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स a body moves along a straight line path। कि अगर आप पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ये पहली बात है। यहाँ पर दूसरी बात आप ये लिख सकते हैं, अगर नेट फोर्स जीरो हो, दो कंडीशन होती हैं, नेट फोर्स जीरो हो या फोर्स हो ही ना। दोनों केसेस में
बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी। कभी भी बॉडी का जो पाथ है वो सर्कुलर या कर्व पाथ नहीं होगा। अगर उसने कर्व पाथ होता है तो वहां पर फोर्स की जरूरत आपको पड़ती है। A system or a body is said to be in equilibrium when the net force acting on it is zero. If a number of forces acts on a body, then it is in equilibrium. अगर नेट फोर्स जीरो होती है तो फिर बॉडी किस में चली जाती है, बॉडी इक्विलिब्रियम में चली जाती है। दो तरह की इक्विलिब्रियम होती हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, और आपका जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है उसके लिए आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आपका जीरो होना चाहिए। A body in equilibrium cannot change the direction of the motion. Four types of forces exist in nature: gravitation, electromagnetic, weak force और strong nuclear force। और ये MCQ आ सकते हैं कि ये कितने टाइम्स वो इनकी रेशो एक दूसरे की होती है। If a body moves along a curved path, then it is certainly का मतलब है 100%, उस पर हमेशा फोर्स एक्ट करेगी। उस फोर्स को आप नाम देती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो अब मेरा ये सवाल है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है या सीडो फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है या सीडो फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होती है, ये सीडो फोर्स नहीं होती। इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग का ये हो गया है, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। ये बात हमें कौन बताता है कि सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती? ये बात हमें न्यूटन का कौन सा लॉ बताता है? न्यूटन का थर्ड लॉ में बताता है कि फोर्स सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, फोर्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और पेयर सेम काइंड ऑफ फोर्स का होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स का पेयर नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स का पेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, नॉर्मल फोर्स का पेयर नॉर्मल फोर्स ही होता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द फोर्स। एमसीक्यू आ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। कि वो कह रहा है पूरी यूनिवर्स में जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो सेम रहती हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल यूनिट है वो चेंज होती हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स कौन सी होती हैं? टाइम TGS सिस्टम में, न्यूटन SI सिस्टम में। तो पूरी यूनिवर्स में 1 न्यूटन सेम रहेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन जो ग्रेविटेशनल यूनिट है ये चेंज होते रहते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट कौन सी होती हैं? GF, ग्राम फोर्स या ग्राम वेट TGS में, और SI सिस्टम में किलोग्राम फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। न्यूटन का सेकंड लॉ, देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ में क्या बताता है? डिफाइन द फोर्स करता है, और न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स को मेजर करता है। ये सारे MCQ हैं। बीम बैलेंस क्या करता है? मैसेज को कंपेयर करके आपको वो रिजल्ट देता है। वेट ऑफ द बॉडी मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस इन द लिफ्ट इज इक्वल टू द अपेरेंट वेट। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो अपेरेंट वेट और रियल वेट आपस में इक्वल होते हैं। अपेरेंट वेट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू 0 स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। जब लिफ्ट फ्रीली फॉल मूव करती है, फ्रीली फॉल मूव करने का मतलब है जब लिफ्ट G एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करती है, तब उसका मास क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, वो वेट लेस हो जाता है। इफ अ पर्सन क्लाइम्स अप अलोंग द रोप विद एक्सेलरेशन A, अगर कोई बंदा ऊपर जा रहा है तो फिर उसका जो अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा? mg + a। अगर वो डाउनवर्ड आ रहा है
तो उसका पेरेंट वेट कितना हो जाएगा, mg-a। यानी कि जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको भारी भारी महसूस होगा, और जब आप नीचे आते हैं तो आपको हल्का हल्का महसूस होगा। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं, तो फिर आपका जो रियल वेट है और अपेरेंट वेट आपके बराबर होंगे। अच्छा, यहाँ से आपसे सवाल है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलेरेशन ए, तो उसका जो पेरेंट मास उसका कम होगा या ज्यादा होगा? लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलेरेशन ए, तो उसका पेरेंट मास कम होगा या ज्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। हमारा सर कम होगा। हमारा कैरी कम होगा। आसिम भी हो गया, जुनैरा भी हो गई, हमारा भी हो गई है, फजीला, महविश, सलीम, नताशा, तानिया, आप रहते हो। अपेरेंट मास कम होगा या ज्यादा होगा? सर ग्रेविटी जी तो कांस्टेंट रहेगी, तो फिर बाकी जो हमारे पास बात बच जाती है वो मैस की बच जाती है, तो मैस ही इंक्रीज करेगा। देखिए, मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता। अपेरेंट मास या रियल मास दोनों सेम रहेंगे। चेंज किस में आना है, ग्रेविटी में आना है, मास में चेंज नहीं आना। ये पब्लिक सर्विस लेकिन सर कमीशन में आपने एक लेक्चर में सर एक लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि हम मैथ्स को किस तरीके से मतलब देख सकते हैं वेरिएशन मैथ्स में। तो उसमें मैंने आपको आंसर दिया था कि हम ग्रेविटी के लिहाज से मैथ्स में वेरिएशंस को देख सकते हैं, तो इस लिहाज से मैंने रिलेट करके आंसर दिया आपको। देखिए, मास तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि अगर मास हमें कैसे निकालना है, W इज इक्वल डिवाइडेड बाय जी। जी तो कांस्टेंट है या नहीं? सर जब हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तब तो नहीं है। मैथ्स हमारा इंक्रीज करता है ना। अभी तो हम वो अपेरेंट मैकेनिक्स पढ़ रहे मैथ्स। हैं ना, अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये लिफ्ट तो ज़ाहिर है कि इसकी कितनी कुछ स्पीड होगी। यहाँ पर वो हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर में जब आप आएगा ना, वो साथ में मेंशन करेगा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, या वो बताएगा किसकी स्पीड ऑफ लाइट कितने पास है। फिर तब आप उसका जो मैथ है उसको आप वो चेंज करें, वो कंसीडर करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाती हैं न्यूमेरिकल्स में, वहाँ पर मैथ्स आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले से देख लें, जी आपका कांस्टेंट है या नहीं है। जी सर जी तो कांस्टेंट है। और जी कांस्टेंट कब होगा, जब वेट की फोर्स कांस्टेंट होगी, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स चेंज होगी तो फिर एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। तो वेट की फोर्स कांस्टेंट है तभी जी हमारा कांस्टेंट होगा। अगर वेट की फोर्स चेंज होती है तो जी भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी हमें बताता है कि मास हमारा कांस्टेंट है। अपेरेंट मास या रियल मास दोनों सेम चीजें रहेंगी इन केस ऑफ लिफ्ट, चाहे वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, या जी से वो मूव कर रही है। हर केस में अपेरेंट मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स में मास कांस्टेंट होता है। वो जब आप जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में फिर आप तब बात करेंगे कि मास हमारा चेंज होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम मैकेनिक्स में हैं, यहाँ पर हम स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए आप मास को आप कभी भी यहाँ पर चेंज कंसीडर नहीं करना। क्लियर है? जब तक आप न्यूटन के लॉज को पढ़ रही हैं, भूल जाए कि मैथ चेंज होता है, मैथ हमारा कांस्टेंट रहता है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम on which no external force act,
the total momentum remains conserved. Law of conservation of the momentum. कि अगर आप चाहती है कंडीशनल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका सेम रहे, आपको या तो फोर्स होनी नहीं चाहिए या नेट फोर्स आपकी जीरो होनी चाहिए। तो डेली लाइफ में सड़कों पर आपको ये चीजें आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। The change in momentum of a body depends on the magnitude and direction of the applied force and the period of the time। क्योंकि आपने पढ़ा था कि चेंज मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स, और वो टाइम पे डिपेंड करता है। गन रिकॉइल व्हेन फायर्ड, जब भी आप फायर करती हैं तो गन पीछे की तरफ आती है। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, द पॉजिटिव मोमेंटम गेन्ड बाय द बुलेट इज इक्वल टू द नेगेटिव रिकॉइल मोमेंटम ऑफ द गन। तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फार्मूला आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि या न्यूमेरिकल में आ सकता है, आपको सारी स्टेटमेंट दे सकता है और आपसे पूछे कि जी मालूम करें इक्वल वेलोसिटी ऑफ द गन, तो फिर आपने ये फार्मूला आपने यूज करें। इसमें मैथ, वो मैथ ऑफ बुलेट है, कैपिटल है, मैथ ऑफ द गन है। ये फिर वेलोसिटी किसकी होगी, बुलेट की वेलोसिटी होगी, और ये वेलोसिटी किसकी होगी, गन की। ये इन टर्म्स ऑफ आपसे पूछ सकती हैं। और बुलेट की जो वेलोसिटी होती है ना, उसका दूसरा नाम होता है म्यूजल वेलोसिटी। ये भी आप वो न्यूमेरिकल्स आप पढ़ती हैं, तो बुलेट क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसका दूसरा नाम हमने ये रखा हुआ है, म्यूजल है या मजल है, जो भी इसको पढ़ते हैं। रॉकेट पुश itself फॉरवर्ड बाय पुशिंग जेट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से ये क्या करता है, मूव करता है। ये भी न्यूमेरिकल आपसे या पूछा जा सकता है कि अप थ्रस्ट ऑन रॉकेट आपने मालूम करना है। तो ये मैथ रेट है, यानी कि ये मैथ वक्त के लिहाज से कम हो रहा है, ये वो वाला मैथ है। और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर सेकंड इसका यूनिट होता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्योंकि अगर सेम बॉडी पर एक्ट करें तो फिर तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो फिर तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, और ये हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है और डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं। जितनी फोर्स जमीन आप पे लगाती है, उतनी फोर्स ही आप भी जमीन पर लगाती हैं। आप जमीन आपको नीचे खींचती है और आप जमीन को ऊपर खींचते हैं। क्योंकि आपका मैथ कम होता है तो आप नीचे आ जाती हैं, और चूंकि जमीन का मैथ बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए जमीन ऊपर नहीं आती। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली जमीन भी ऊपर थोड़ा सा आती है। एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। हम भी जमीन को अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं, और जमीन भी हमें अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचती है। तो ये सेंट्रल फोर्स होती है, अलोंग द सेंटर एक्ट करती है। न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडीज आर रेस्ट आर द इन मोशन। तो ये हमारा लेक्चर था। तो कल इंशाल्लाह ताला हम या तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे सर्कुलर मोशन के। आसिम ने भेजी है और आई थिंक तो किसी और ने नहीं भेजी। अगर किसी ने भेजी है तो वो दोबारा भेज दे या रिमाइंडर दे दे, या फिर हम रियान पब्लिशर की बुक से हम ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम स्टडी करेंगे। कोई सवाल आपका पूछ लेने तो फिर मीटिंग एंड कर दो। कल हम या तो सर्कुलर मोशन के इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या फिर हम रियान पब्लिशर की बुक से हम उसको मजीद न्यूटन लॉज को हम स्टडी करेंगे। आपकी खामोशी बता रही है कि आपका कोई सवाल नहीं है। चले ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।